अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है द कश्मीर फाइल्स इंटरव्यू। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स इंटरव्यू विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी। सो स्टार्ट करते फिल्म हैं को वीडियो लेकर को। जो सवाल उठ रहा है वो ये ये डायरेक्टर है कि विवेक अच्छा, अग्निहोत्री विवेकानंद। अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। एक फिल्म आई रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र। किसी ने मणिरत्नम साहब से कभी सवाल पूछा, फना, फिजा, मिशन कश्मीर, ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं। विशाल भारद्वाज साहब, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है, तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो, जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है, तुमने तो काल्पनिक कहानियाँ घटी हुई हैं। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का, तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद सा किरदार दिखता है, शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखता है। इसका क्या है? इतनी जगमोहन साहब की चिंता क्यों है? फारूक अब्दुल्ला की बात कोई क्यों नहीं करता है? यासीन मलिक की बात कोई क्यों नहीं करता है? बिट्टा कराटे का नाम मेरे पहले किसी ने सुना क्यों नहीं था? तो दूसरा, मेरा सोचना ऐसा, मेरी सोच है, यही लोग जो सवाल उठे, ये शिंडलर्स लिस्ट पे सवाल उठा सकता है। कोई एक आदमी ये बोल सकता है कि शिंडलर वॉज अ रियल कैरेक्टर और अ फेक इमेजिनरी है किसी? बॉलीवुड ऑल्सो फेल्ड इन। बॉलीवुड इज गिल्टी ऑफ नरेटिंग अ फेक स्टोरी अबाउट। बसपा के एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने जानता कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये इस्लामोफोबिया है। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? हमको ना ये इंडियंस को नहीं दिखानी चाहिए, ये फिल्म हमको अमेरिकन्स को दिखानी चाहिए। हम सिनेमा को अपने कल्चर का पार्ट नहीं बनाते, इसीलिए हम सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह कभी नहीं सोचते। मैं चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है इसको मैं सॉफ्ट पावर की तरह से। पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी जी। है, सबसे है या कुछ से? मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताइए। एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछे, जेएनयू का जो पूरे जेएनयू को एक कलर में पेंट कर दिया है, उससे उनको प्रॉब्लम लगी। ये सवाल तब नहीं उठता है जबकि सारे के सारे हिंदुओं को एक कलर में पेंट कर दिया जाता है। आप पत्रकारों को पिटवाने पे आपका इतना जोर क्यों? फिल्म में भी आप पिटवा रहे हो। नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलता हूँ पब्लिक में जाके मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉलिटिशियंस तो नहीं बोलते मैं टफ क्वेश्चन। एक ही प्रोफेशन है जहाँ लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये लल्लन टॉप का सिनेमा अड्डा है। अमूमन सिनेमा में हम बातचीत करते हैं तो उसमें चुहल हंसी मजाक की बहुत गुंजाइश रहती है। इसकी वजह भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में हास को एक प्रधान रस बता गए हैं, इस वजह से। लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि हंसी की बहुत गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आज हम जिस फिल्म और उस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर से बात करने वाले हैं, राइटर भी, वो बेहद ज़रूरी विषय पर फिल्म है, बहुत गंभीर फिल्म है, और सोशल मीडिया के प्रिज्म से उस फिल्म के विमर्श को गुजार के कहूँ तो बहुत चर्चित, विवादित और जिस पे बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन आ रही हैं, ऐसी फिल्म भी है। आखिरी दफ़ा ऐसी फिल्म कब आई थी जिस पर संसद के सत्र में एक विपक्ष का सांसद खड़े होकर कहे कि इसे प्रतिबंध लगा दीजिए इस पर, और देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहे कि सत्य तो सामने आ रहा है फिल्म के ज़रिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म की जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। हमारे साथ हैं फिल्म के राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, मेरे कानपुर के सहवासी रहवासी और आईएमसी के सीनियर, और पल्लवी जोशी, और आपके फैन भी। अरे बाप रे, थैंक यू। रस्मी सवाल जवाब तो खूब हो गया होगा, आई एम श्योर कि है ना? बिल्कुल नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, और इसमें कुछ जो पॉपुलर नैरेटिव चल रहे हैं फिल्म के पक्ष और विपक्ष में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिल्म के कंटेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। विवेक अग्निहोत्री के जहन में ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन या नरसंहार, जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, वो उसको पैसे देख रहा है, और फिल्म भी इसी चीज़ को
एड्रेस कर रही है लगातार कि इसको एक्सोडस मत बोलिए, इसको जेनोसाइड बोलिए। तो आपने ताशकंद फाइल्स बनाई, हमने पिछली दफ़ा जो बातचीत की थी वो भी इसी की एग्रीगेट की थी। क्या तब से ही आपके जहन में था, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिल्मों को लेकर दो तरह के नैरेटिव चलते हैं। कई फिल्म मेकर हैं जो ये कहते हैं कि साहब अब तो मुमकिन ही नहीं पॉलिटिकल फिल्में बनाना, फिर कई काउंटर करते हैं कि कभी भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए इंडिया में यूएस की तरह नाम ले लेके फिल्में नहीं बनती थी, हमेशा आपको सिंबोलिज्म का ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स में भी हम समझ जाते हैं कि ये गंजू साहब का मर्डर दिखाया गया, ये इनका मर्डर दिखाया गया, ये यासीन मलिक का रेफरेंस, ये इसका रेफरेंस, लेकिन नाम लेके बात नहीं होती। और दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि अब सिर्फ राइट विंग की आइडियोलॉजी को सूट करने वाली फिल्में बनेंगी। तो ये दो तरह के नैरेटिव हैं, इनके बीच विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्मों के सिलेक्शन को कैसे पाते हैं? तो मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। तो पहला, जब मैं आया था आपके पास ताशकंद फाइल्स पे, हाँ जी, तब हमारा रिसर्च करीब 1.5 साल हो चुका था रिसर्च करते हुए। हमने जी हाँ जी हाँ। और अभी भी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, तो मेरी अगली फिल्म का पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये 84 रॉयट्स का उसमें रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस रहेगा, पर बाद में बताता हूँ, उसके बारे में नहीं है। अच्छा, इट्स नॉट इट, ऑफ कोर्स रेफरेंस है, लेकिन सिर्फ 84 नहीं, जितनी भी इंडिया में राइट्स हुई हैं उसके बारे में। ओके। तो हुआ क्या कि मैं अमेरिका में था, और अमेरिका में एक चांस मीटिंग में, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा था, किसी ने मुझसे बोला, अरे एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, वो कश्मीरी पंडित हैं, और उनके पास वो कह रहे हैं कि कुछ $50,000 कहीं से इकट्ठे करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, विवेक जी आप मिल लो ना 5 मिनट उनसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, मिल लेंगे। तो बोले कब, कल आप मिल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, कल तो मैं हूँ नहीं, रात को ही जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, शाम को मिल सकें तो फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, ये फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में आपने थैंक यू भी बोला है इस जी संस्थान जी को। जी 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 जी। वो कोइंसिडेंस देखिए, जब ईश्वर कुछ कराना चाहते तो चीज़ें होने भी लगती। वो वहाँ से 5-10 मिनट दूर निकल रहे थे गाड़ी से, जब उनने फ़ोन किया, मेरे जो होस्ट थे, उनने बोला मैं अभी आता हूँ। वो आ गए, मुझसे बात करने लगे। तो मैंने कहा देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री अगर बनाएंगे आप, पैसे भी अपने कमाए हुए वेस्ट कर देंगे, ज़्यादा कोई इंडिया में देखता नहीं है ये सब डॉक्यूमेंट्री, और कौन ले लेके घूमेगा, हमारे कल्चर नहीं है वो। और जहाँ तक फीचर फिल्म की बात है, वो इतना ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, और इंडिया में कौन आपको बनाने देगा? पहले जैसे मैं अनाउंस करूंगा तो लोग फतवे इशू करेंगे, जान पे खतरा होगा, सब धमकियाँ आएंगी, और कैसे कश्मीर में शूटिंग कैसे करेंगे इस फिल्म की? मैं लव स्टोरी तो कर सकता हूँ वहाँ जाके शूट, लेकिन मैं वो 1990 कैसे शूट करूँगा? तो ये ज़रा संभव नहीं है। एक और उनने मुझसे बात मैंने उनसे बोली थी, यहीं बैठे हैं सामने, तो मैं कुछ ऊपर नीचे भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने उनसे एक बोला, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसी मजाक में बोला, मैंने कहा आप लोग तो लगते ही नहीं हो पीड़ित, इतने तो सुंदर हो, गोरे हो, हट्टे कट्टे हो, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नासा में हो, अमेरिका में आप पॉलिसी मेकर्स हो, इंडिया में जनरल थे आर्मी के आप सब लोग, तो कौन कहेगा कि आप लोग पीड़ित? तो पीड़ित तो मरा हुआ गरीब, ऐसा स्केल्टन निकल रहा है, वैसा होना चाहिए। मैंने इस तरह से ही उनसे बोला। तो उन्होंने बोला विवेक जी अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो मतलब हमारे लिए कोई होप ही नहीं है, क्योंकि हमने जिससे भी बात की बॉलीवुड में सबने मना किया इसको बनाने से। तो वो बात ख़त्म हो गई। फिर मैं जब चल रहा था, एयरपोर्ट में था, मैं काफ़ी सोचता रहा उसके। एक जहन में बात रह जाती है, कोई आपको कॉन्शियंस को बोल दे, अगर आप, मैं आपसे बोलूँ सौरभ जी, अगर आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे तो मैं जाऊँगा कहाँ? तो आप भी रात को सोचेंगे, हाँ यार ये कह रहा है, चलो कर ही लेते हैं, कुछ सोचते तो हैं। अरे मुझसे कई लोगों ने कहा कि यू श्योर तुम विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू करना चाहते हो कश्मीर फाइल्स पे? हाँ, तो मैंने कहा भाई लल्लन टॉप की तो पूरी फिलॉसफी यही है कि संवाद, राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, बात कैसे नहीं कर सकते आप? तो मैं जब लौट के आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा उसके बारे में, मैंने जो भी पढ़ा कश्मीर के बारे में, आई वॉज वेरी ईगर कि प्लेन में तब वाईफाई नहीं होता, उतरूँ और मैं पढ़ूँ। मैं एयरपोर्ट से ही चालू हो गया कश्मीर, ये वो, मुझे पता था। देखो इतना तो मेरा एक ऐसा ईगो बोलो जो कि हाँ मैं सोशली पॉलिटिकल बड़ा अवेयर आदमी हूँ। यूक्रेन में क्या चल रहा है मैं तुम्हारे जितना नहीं जानता हूँ, पर समझता हूँ। यूपी की पॉलिटिक्स तो हर कोई बच्चा समझता है, गाँव वाला भी समझता है। बिल्कुल। तो लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई रियलाइज़ कि कश्मीर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सेंटर स्टेट, हर चीज़ जो आज भारत में लोग हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, वो एक पॉलिटिकल या मीडिया के लेंस से जानते हैं, जो एक ही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं ज़्यादा। हमने कश्मीरियों के बारे में बहुत बात की है, पर कश्मीरियों से हमने कभी बात नहीं की। और जो उसका ह्यूमन साइड है, मैंने जितनी फिर फिल्में उठाई होलोकॉस्ट की, ऑफ कोर्स रेफरेंस तो कुछ है नहीं हमारे पास, हमने ऐसी फिल्म बनाई ही नहीं है, तो मैंने होलोकॉस्ट में माफ़ करिएगा,
कोई बात नहीं, आप मेरा गला बहुत खराब था इसलिए पी रहा अरे हूँ। तो मैंने होलोकॉस्ट की जितनी मूवीज देखी तो मैंने देखा उनका सिर्फ ह्यूमन साइड पे फिल्में बनी, उसकी पॉलिटिक्स पे नहीं बनी। हिटलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, नाजीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, स्टालिन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इटली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर एक भी फिल्म बहुत हो तो कोई मुझे बताया, पर रेयरली मिलेगी आपको, एक हल्के से रेफरेंस में निकल जाएगी, पर सारी ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर। उन लोगों ने क्या किया, सारे वर्ल्ड को ये बताया कि जब इनह्यूमैनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है। तो देन हमारे ज्ञान चक्षु खुले एंड देन मैंने पल्लवी से कहा कि पल्लवी बड़ा इसमें तो यार बड़ा डेंजर है और सब लोग मैं बनाने के पहले ही कह रहे हैं मत बनाओ, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, करें तो करें क्या, तुम बोलो, अगर तुम बोलो तो मैं बनाता हूँ, मैं तो तैयार हूँ, पर बच्चे अच्छे हैं। पल्लवी ने काफ़ी टाइम लिया, वो खुद ही बताएगी आपको उसके बारे में। बट देन पल्लवी सेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अगर ये बनानी है तो विवेक लेट्स मेक श्योर नोबडी एल्स प्रोड्यूसेस इट, आई विल प्रोड्यूस इट। क्योंकि और जैसा हम बनाना चाहते हैं ऐसा कोई बना नहीं पाएगा, कोई समझेगा ही नहीं पहली बात तो क्या हो रहा है, वो सत्य भी है, अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं हमने किया क्या। तो वहाँ से ये चालू हुई। तो हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम प्राइमरी रिसर्च करेंगे, सेकेंडरी नहीं करेंगे। ओके, प्राइमरी रिसर्च का मतलब है कि जिस पे बीती है उससे बातचीत की जाए। सबसे पहले सैंपल वही होना चाहिए भाई, आप अगर इलेक्शन करें तो जो वोटर है उसी का तो प्राइमरी रिसर्च करें। तो हमने फिर सुरेंद्र जी के पीडी जो है इनकी, सुरेंद्र कौल जी की, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जहाँ जहाँ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स उनके हम जैसे वॉर टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कायदे से इतने सालों में सारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हाँ किसी ने नहीं किया, और इसीलिए हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी नहीं, क्योंकि हमने नहीं किया, बाकी सबने, पोलैंड ने किया, चेकोस्लोवाकिया जब होता था उनने किया, सबने किया दुनिया में। तो हमने कहा ठीक है, हम उनको बुलाएंगे नहीं कि वो आओ बैठो हम तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, लेट्स गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। और ये सब पल्लवी के आइडियाज़ हैं एक्चुअली, मैंने कहा। तो पल्लवी ने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, इफ़ दे उनके साथ टाइम बिताएंगे, वंस दे बिकम कंफर्टेबल देन ओनली विल इंटरव्यू दैम। और इस तरह से हमने घूम घूम के, पल्लवी ने मोस्टली ह्यूमन स्टोरीज कवर की, क्योंकि इट वाज ईजियर फॉर पीपल टू ओपन अप टू। भाई जिसकी माँ का गैंग रेप हुआ है वो मेरे साथ ओपन होने में डिफ़िकल्ट था, बट पल्लवी थोड़ा टाइम ले लेके खाना खा के सब करके हुआ है। और जितने ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, पॉलिटिकल, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के इंटरव्यूज़ थे जम्मू में, कश्मीरी मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे मोस्टली मैंने किए। और फिर हमारी एक और टीम थी जिसने और भी फिर सेकेंडरी लेवल के जो डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं थे लेकिन जम्मू का जो टेंट थे उसमें काम कर रहे थे, वो एक हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट फिर घूमी सब जगह उन लोगों ने। उन सबको हमने जोड़ा, और जैसे कहते हैं उनमें जो कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब सबकी कहानियों में जो चीज़, जैसे क्रिकेट का पहला सीन है वो पूरी 700 कहानियों में सबने बताया, सब ने, एक आदमी नहीं है जिसने उसका है कि ऐसा। मशहूर वाकया है 83 वाले मैच का, जी इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच, जिसमें स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति वेस्ट इंडीज का सपोर्ट कर रहा था और प्रो पाकिस्तान नारे लगा रहा था। इसको इंडियन क्रिकेट टीम के लोगों ने भी इसके बारे में काफी चर्चा की। जी, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर सीन्स निकाले, जैसे गंजू साहब का सीन है, गिरजा जी का सीन है, प्रेमी जी का है, प्राणा गंजू, वो लड़का जो है, हीरो जो है, वो तो रियल लड़का है, हिमांशु गंजू उसका नाम है, और उसकी परमिशन से नाम ले रहा हूँ। उसको 19 साल तक पता ही नहीं था उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग केसेस ऑफ कश्मीर, प्राणा गंजू और उनके हस्बैंड का जो केस है, बहुत दिल दहला देने वाला है। उसको 19 साल तक पूना में पढ़ता रहा, बताया ही नहीं उसकी नानी ने क्या हुआ था। नानी ने बोला उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, तो ही केम टू टर्म्स कि हाँ चलो हो गया होगा स्कूटर से एक्सीडेंट। ही गॉट टू नो एट 19 दैन ही लेफ्ट इंडिया, ही नेवर स्पोक टू एनीबडी फॉर मैनी ईयर्स। वी वर द फर्स्ट पीपल हु स्पोक। तो उन कहानियों का हमने जिस निकाला, फिर मैंने फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ कटिंग्स ये वो सब निकाला। ज़्यादा वीडियो थे भी नहीं, मधुत रेहान के थे, कुछ BBC के थे, कुछ उस वक्त कुछ जर्मन कंपनी है उनके थे, ऐसे बहुत सारे हमने निकाले। हाँ, डॉयचे वेले के, हाँ ऐसे कुछ थे। जी। और एक अमेरिकन कंपनी ना, ए से नाम शुरू होता है, तो ऐसे बहुत सारा निकाला, बुक्स निकाली। AP के वीडियो, हाँ राइट, AP वीडियो, हाँ उनके निकाले। फिर हमने बशरत पीर की किताब और ये जो फेमस किताबें राहुल पंडिता की वो पढ़ी, जगमोहन लास्ट में आया। अच्छा, पहले हमने वो पढ़ी। हाँ। और फिर मैंने कश्मीरी जो हिस्टोरियंस और इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी, जो हिस्ट्री के बारे में थी और वो सब। फिर फाइनली मैंने जगमोहन साहब को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने एक बात बोली, तो मैंने कहा हम इसके राइट्स आप अगर दे दें, जो भी है हम कर लेंगे, जो भी आप बोलिए हम करने को तैयार हैं। हम बहुत रईस नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, पर जो आप बोले हम आपके लिए करेंगे। जगमोहन साहब ने एक बात बोली, और ये
भारत के हर व्यक्ति को समझनी भी चाहिए। उन्होंने बोला भारतीय परंपरा के हिसाब से नॉलेज पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, विद्या सरस्वती पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी बुक जैसे चाहें वैसे यूज़ करें, जो करें, बस वो गलत कोट मत करिए। और उसके बाद उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा आपको आप जो चाहें उसको करिए, हमें कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इट इज़ फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके काफ़ी रेफरेंसेस हम लोगों ने देखे, क्रॉस चेक किए। जब वो जो लोगों ने बताया था और इनने बताया था और हिस्टोरियंस ने लिखा, जब वो सब क्रॉस चेक हो गया, तो उसके बाद जो कश्मीर में कुछ मुस्लिम लड़के जो हमारे साथ काम कर रहे थे, यानी शूटिंग वूटिंग का सब कर रहे थे, और ये सब म्यूजिशियंस, पोएट्स, एक्टर्स इस तरह के थे, तो उनको जोड़ा। और हम और पल्लवी अक्सर क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनसे फिर मैंने कहा कि अच्छा, तुम जो भी तुम्हारी भावना है इस विषय में लेके, जो भी तुम सोचते हो, वो मुझे तुम एक सीन पूरा लिख के भेजो और मैं उसको बिना काटे बिना कुछ करे फिल्म में यूज़ करूँगा। तो अगर आपने फिल्म देखी, जो शिकारा वाला सीन है, वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है, जो वहाँ पे एक्टिविस्ट भी हैं वो लोग, उसने लिखा है और उसी ने एक्टिंग भी की है, उसके दोस्त ने की है, मतलब उसके भाई जैसे ही है। तो दिस इज़ हाउ दिस फिल्म केम अबाउट। जिसमें ही इज सेइंग कि क्या आपको, मुझे या इस बच्चे को देख के लगता है कि हम आतंकवादी हैं, और वो 4G की बात करता है, मीडिया की करता है, और जी। कहता है कौन सा वो जानवर है जिसको हर जानवर खाना चाहता है। तो कश्मीर, ये डायलॉग उसी का है, मेरा नहीं है, उसका सब डायलॉग, गिद्ध इसको खाना चाहते हैं, उसी का डायलॉग है। सब गिद्ध सब जानवर हाँ, इसको। उसी ने लिखा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आई विल कम टू यू। विवेक जी ने बहुत सारी चीज़ों का आपको श्रेय दिया है, और इस फिल्म से लोगों की इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी हो सकती है, फिल्म के कुछ पार्ट से हो सकती है, कुछ से नहीं हो सकती। जैसे मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्लीज। जबकि हमें पता है कि हमारे इंटरव्यूज़ के फिर लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चंक्स निकालते हैं और उनकी नए सिरे से व्याख्या करते हैं, बट वी हैव टू लिव विद इट। वी हैव टू लिव विद इट। हम पब्लिक लाइफ में हैं। कुछ सीन तो बहुत ज़्यादा मूविंग हैं, और अनुपम खेर, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हिज एक्टिंग स्किल, और वो अपने पॉलिटिकल टेक्स की वजह से भी लोगों के बहुत प्रिय और अप्रिय रहते हैं, बट बहुत मूविंग एक्टिंग की है उन्होंने, मतलब, है ना। और आप कितने भी उपमान और रूपक खर्च कर दो, जो उस फिल्म का सबसे बड़ा हासिल है, अगर एक्टिंग के उस पर देखें, तो अनुपम जी ने मतलब लिटरली जिया है। मतलब वो समझ में आ रहा था कि यार ये आदमी ना एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब बीती है इस पे, वो वैसा वाला है जो पूरा शिव का मेटाफर है। तो इनफैक्ट मैं उसी पे बात करना चाह रहा था पहले। ये मेरे दिमाग की खामाख्याली भी हो सकती है, पर शैव दर्शन का कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र रहा है। बौद्ध दर्शन, कितनी संगतियाँ हुई हैं वहाँ पे, और स्पोर्ट, मतलब जैक दरिदा को आज पूरी दुनिया जानती है। नागार्जुन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने स्फोटवाद का सिद्धांत दिया, वो सब कश्मीर में हुआ है। अभिनव गुप्त का मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्लोजिंग रिमार्क में अभिनव गुप्त का जिक्र आया। मतलब अभिनव गुप्त के बारे में तो पढ़ा ही जाना चाहिए हर। नाट्य शास्त्र का जिक्र है, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, मतलब एक लंबी है। और पल्लवी जी का किरदार जब बोलता है, वो पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा नेता कौन है, तो वो बोलते हैं शेख अब्दुल्ला, एंड देन शी स्माइल्स विद दैट स्मर्क। एंड ललितादित्य पीठ के बारे में हम लोग जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस कंट्री। ये जो नॉमेक्लेचर है, ये कितना कॉन्शियस था कि शैव दर्शन का केंद्र, शिव की आराधना का केंद्र, और उस बच्चे का नाम शिवा है, और वो वहाँ पे फिल्म क्लोज होती है। हमने कन्हैया कुमार और जेएनयू का पूरा वो केस देखा, और बच्चे का नाम कृष्णा है, उस स्टूडेंट लीडर का नाम कृष्णा है, जिसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि जो रेडिकल लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है उसने उसको मिसगाइड किया है। जेएनयू की जगह एनएलयू है। नहीं, उसका नाम जेएनयू ही था, वो सीबीएफसी के चक्कर में लास्ट मिनट पे एएनयू कर। हाँ, वो तो वही मैं, इसीलिए मैं अभी वो आइसा के तो झंडे दिख ही रहे हैं। आइसा एक कम्युनिस्ट पार्टी है इस देश में, CPI-ML, जिसने लेट 80s में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसके पहले नहीं करते थे, और उनके स्टूडेंट विंग का नाम आइसा है, जो कि जेएनयू में काफ़ी एक्टिव है। तो आइसा के झंडे दिखते हैं, बैकग्राउंड में माओ की और उन सब की तस्वीरें और वो सब पोस्टर दिखते हैं।
तो ये जो प्रिमाइस पूरा आपने बनाया, शारदा नाम, सरस्वती की वहाँ पे आराधना की कितनी बड़ी परंपरा है, तो एक प्रोटैगनिस्ट का नाम, मदर का नाम शारदा है, ये सब, बट इज़ वेरी कॉन्शियस कि ये सारे सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करे। ओ या इट वाज, सी मैं कई चीज़ें मैं सटल करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैं यानी ठीक है, अब जो दुनिया सोचे वो एक अलग है। एक क्या होता है कि अगर लोग जनरली अग्री नहीं करते हैं तो फिर वो आपके क्राफ्ट को भी छोटा कर देते हैं अपने दिमाग में। तो अगर आपको एक कोई सिंगर नहीं पसंद है तो आप उसका कितना भी अच्छा गाना हो उसको अच्छा गाना नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हमेशा से करता आया हूँ। मेरी हर फिल्म में था, कोई ऐसी मैंने फिल्म नहीं बनाई जिसमें कहीं एक सटल चीज़ ना हो। वो मैं अपने लिए करता हूँ, किसी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ताशकंद फाइल्स में लड़की थी, आप श्वेता का आपने इंटरव्यू किया था, जी जी। वो एक दलित लड़की है, उसमें उसका नाम फुले है, रागिनी फुले। किसी ने नोटिस नहीं किया। वो सारे एक्टिविस्ट, फिल्म जर्नलिस्ट और सब लोग जो कहते हैं हिंदी फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट दलित क्यों नहीं होता है, उन लोगों ने लिखा है, फिल्म को आधा स्टार दे दिया था, ताशकंद फाइल को 0 स्टार दे दिया था, और उन तक ने नहीं नोटिस लिखा जो हर समय आर्टिकल लिखते हैं इस विषय में। ये मेरी अपनी खुराफात है, आप जिसको क्रिएटिविटी बोलें, नुआंस बोलें। इस फिल्म में अगर आप नोटिस करें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके नाम किसी हिंदू गॉड के, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, राधिका, इवन इसका नाम भी राधिका है, लड़के का कृष्णा है, शिवा है, शारदा कहता है मेरी माँ का नाम। इसलिए कि मैंने जब इनके इंटरव्यू किया, मैं इतना, देखिए कश्मीर को मैं इसलिए जानता था, मुझे कालिदास और नाट्यशास्त्र और उपनिषद ये सब पता था, वहाँ अभिनव गुप्ता, लेकिन कश्मीर रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी व्हेन वी, जो आज राइट विंग भी आप बोलते हैं, लोग कहते हैं अरे हमारी परंपरा, हमारा हेरिटेज, वो हेरिटेज कहाँ से आया, कहाँ है? 1000 साल तक, As he says, it was the Silicon Valley of first village. या 1000 साल तक सौरभ भाई, 1000 साल, 1000 ईयर्स नॉन डुअलिज्म, मतलब शैविज्म, अद्वैता और बुद्धिज्म के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद एसेंस में बुद्धिज्म निकला। ये वर्ल्ड के किस सिविलाइजेशन में मिलेगा आपको? शंकराचार्य केरला से चल के गए होंगे, ऑब्वियसली फिल्म जैसे भी गए, पर वो अल्टीमेटली गए तो वहां पे कश्मीर। क्यों गए भाई केरला छोड़ के? जिनको हम पंडित बोलते हैं, ये ऐसा थोड़ी कि वहीं पे पैदा हो गए थे, अलग कोई कौम थी और वहीं पैदा हो गई थी। ये तो भारत के जितने एक्सपर्ट्स थे, विद्वानों का शारदा विद्यापीठ पढ़ने जाते थे। काशी विद्यापीठ वगैरह तो बाद में आए। अब नालंदा अगर जिंदा रह जाता तो नालंदा में भी आपको विद्वानों के बुद्धिस्ट फिलॉसफी और आइडियोलॉजी और जो है वो वहाँ पे बहुत मिलता, पर जल गया शारदा विद्यापीठ, खिलजी ने जला दिया। हाँ, उसने जला दिया। तो कश्मीर जो है, जब मैं गया मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी रिच जगह है, फूड, इतना फूड कमाल का डाइवर्स वहाँ पे था, अब नहीं है। कपड़े इतने डाइवर्स, अलग अलग रंग और दुनिया भर, इतनी वहाँ पे फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, एजुकेशन पे जोर। सरस्वती और शिवा का अगर कोई लैंड है सिंबॉलिज्म लेवल पे, मेटाफोरिकल लेवल पे, तो वो था। तो मैंने वो दो चीज़ें पकड़ी, शिवा और सरस्वती। इंडिया का कॉन्शियसनेस जो है वो शिवा और सरस्वती के बिना पूरा नहीं हो सकता, इन्हीं दो में बटा हुआ है पूरा का पूरा। पढ़ो, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, वो सारा सरस्वती का ही देन है, वो चली आ रही है। जो म्यूज़िक, हमारे जो रस हैं, हमारा जो लिटरेचर, वो सब वहीं से चला आ रहा है। और दूसरा शिवा एक फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक जो मेटाफर है, जिसको नोबेल लॉरेट्स, फिजिसिस्ट, सर्न सब लोग मानते हैं शिवा को। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में तो शिवा इज लाइक द कूलेस्ट पर्सन टू ओन, यू नो। तो जितने नोबेल लॉरेट्स हैं आजकल अपनी बुक शुरू और खत्म शिवा से शुरू करते हैं। मोस्ट इंक्लूसिव फेलो। हाँ, जो भी बोलिए, इंक्लूसिव तो मुझे नहीं पता है वो सब, मैं वो जार्गन। अच्छा, हाँ, नहीं, इस वर्ड पे तो आपने मजे लिए हैं, तो आप इसलिए बच रहे हैं इस वर्ड को यूज करने से। तो इंक्लूसिव इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ कि जो लोग इंक्लूसिव वर्ड यूज़ करते हैं वो कभी सवाल भी नहीं उठाते हैं कि कश्मीर में आज इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी क्यों नहीं है। तो इसलिए वो एक फेक वर्ड है। मैं इतना जानता हूँ, सबको वननेस, जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस, एकात्म जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस। हाउ टू ट्रीट अदर्स, आंसर इज देयर नो अदर्स। जब कोई अदर ही नहीं है तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं फर्क की उसमें। वो जो फिलॉसफी थी मिसिंग है कि कोई कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने अपना चेहरा ब्लू नहीं पेंट किया होगा, पर मैंने उसको इसलिए किया, मैं कैसे दिखाऊं शैविज्म, मैं कैसे दिखाऊं कि ये शिवा की फिलॉसफी लेके ये लोग इंडिया में आए। इसलिए उसको मैंने एक सिंबॉलिकली यूज़ किया, एक इमेजरी की तरह से यूज़ किया, ताकि वो लोगों के दिमाग में घुसे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जहन में क्या चल रहा था जब अमेरिका से लौट के इन्होंने ये जिक्र किया, और आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे यही चीज़ लिखी जाती है कि
मुझे ध्यान है बहुत इनिशियली आपके कुछ एक्सप्लेनर वीडियो आए थे जिन पे बहुत, जैसे जीएसटी पे आपने वीडियो बनाया था, जो एक नए सिरे से पीपल स्टार्टेड रीडिस्कवरिंग कि अच्छा पल्लवी जोशी ये भी कर रही हैं, एंड पल्लवी जोशी की पॉलिटिक्स क्या है, या वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। जब ये प्रपोजल आया तो व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू? ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, मुझे पता नहीं था कश्मीर के बारे में। ओके। और सिर्फ मुझे ही नहीं, दक्षिण भारत तक तो ये बात पहुंची ही नहीं थी। जो मार्च 1990 में हुआ, बिल्कुल। जगमोहन जम्मू लैंड किए, कश्मीर नहीं पहुंच पाए, और अगले 2 दिन 3 दिन जो इतना ही नहीं, मुझे ये तक नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे क्रूअल्टी हुई है पूरी कम्युनिटी के साथ, जिसकी वजह से मतलब उनको भगाया गया है। ये नारे दे दे के रलिफ गलिफ सलिफ जो आपने देखा है, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट, भाग जाओ या मरो, रन और डाई, ये नहीं पता था हमें। मस्जिदों से एक समय पर पूरे कश्मीर की घाटी में एक ही समय मस्जिदों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। सारा कश्मीरी हिंदू समुदाय जितना भी था वहाँ पे डर के मारे छुप गया था घर में, कि सबको लगता था कि आके ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहे थे दरवाज़ों पे। अंदर औरतें सोच रही थी कि नहीं, आज तो ज़िंदा नहीं रहना, आज तो मरना है हमको। ये चीज़ें हम तक पहुँची ही नहीं थी कभी। तो जब विवेक ने आके मुझसे कहा कि हमको कश्मीर पे फिल्म बनानी है, तो मुझे लगा कि जितनी फिल्में मैं देख चुकी थी, जो 7, 8, 10 बहुत पॉपुलर फिल्में आई हैं जी, मैंने कहा वो तो कर चुके हैं, इस पे और हम लोग ऐसा क्या करेंगे। और मैंने कहा जो हम लोग सोच के निकले हैं कि जिस तरह की फिल्में करेंगे, उसमें ये कहाँ फीचर करता है। तो इन्होंने बैठ के मुझे समझाया थोड़ा कि देखो ये है। मैंने कहा ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च शुरू किया अपना, और जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये है सारा, तब ऑब्वियसली ये भी पता था कि इतने सालों से इसमें किसी ने हाथ क्यों नहीं डाला, किसी ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया। तो ये एक बहुत टफ डिसीजन था कि ये करें या ना करें, क्योंकि पता था कि ये जो राह है पूरी, कि करें या ना करें। ताशकंद भी हमने की थी, ताशकंद में भी सेंसिटिव रोड़े तो आए थे रास्ते में, उसकी हमें आदत है। दिक्कतें मतलब कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था, कोई बिलीव नहीं कर रहा था सब्जेक्ट में, कोई एक्टर हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं था। पर ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, वो किसी भी फिल्म में हम लोग फेस कर सकते हैं, उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी, जान को ख़तरा हो सकता था। तो और ऐसा नहीं कि हम दोनों के दोनों हैं और हमने कहा तो चलो अभी जान की परवाह किए बिना हम लोग करते हैं। जब आप फैमिली होती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी रूट्स होते हैं, चारों तरफ फैला होते हैं आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा लिया समय, और जब मैं रिसर्च कर रही थी, डॉक्टर कॉल से भी मेरी बातें हो रही थी फ़ोन पर, तो एक समय आया जब मैंने कहा विवेक को कि ये करना तो चाहिए अपने को। और ये बहुत मुझे क्रेडिट देते हैं, मैंने कोई अकेले डिसीजन नहीं लिया, हमने सब ने मिल के एज अ फैमिली वी टुक अ डिसीजन, क्योंकि आई डेंट वांट टू कीप माय चिल्ड्रन अवे। मैं ये नहीं कि माँ बाप ने डिसीजन ले लिया अब तुम भुगतो। बाकायदा हमने सब ने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की, और फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे, और इसमें पूरी तरह से एज अ फैमिली हम लोग इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर ये 32 सालों से ये निकला नहीं है बाहर, और अगर मुझे पता नहीं है तो मैं गिल्टी हूँ। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हमेशा जो वो बोलते थे सारे उनके एक्टिविज़म में, कि हम किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सब ने हमको कायर कहा, हमको भगोड़ा कहा, और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इतना जब किसी कम्युनिटी के साथ हो जाए, उसके ऊपर पूरी तरह से पर्दा अगर किसी ने डाल दिया कि हम तक ये बात ही नहीं पहुंची, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक गिल्ट आता है मन में, और उसी के साथ साथ एक गुस्सा भी आता है कि हमको बताया नहीं गया, हमें बिट्रे किया गया। हमारी ही गवर्नमेंट ने, हमारी ही सिस्टम ने, हमारी ही मीडिया ने, हमारी ही उन पोजीशन ऑफ पावर में जितने लोग थे, उन्होंने हम तक ये चीज़ें पहुंचनी नहीं। और किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में आप देखिए, कुछ चीज़ें
लोगों तक नहीं पहुंचने देती गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लगता है वो सेंसिटिव मामला है, तो उनको क्लासिफाई कर देती है। लेकिन उसकी एक टर्म होती है, 40 साल, 50 साल, कुछ 30 साल, जो भी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने साल होता है। उसके बाद उसको डिक्लासिफाई किया जाता है। नहीं, अपने यहाँ तो अभी चाइना वॉर के जो हेंड्रिक्स कमेटी रिपोर्ट है, वो मतलब ऐसी बहुत सारी हैं जो पिछले 20-50 सालों में जो अभी तक पब्लिक कुछ नहीं, तो शास्त्री जी की कारगिल वॉर हाँ, पे जो कमेटी बनी, सुब्रमण्यम कमेटी, उसकी भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं। तो शास्त्री जी के बारे में भी जब हमने बनाई थी फिल्म, हमको यही बताया गया कि एक ही फाइल है और कुछ डॉक्यूमेंट था ही नहीं, और वो एक फाइल है और एक क्लासिफाइड है, वो हम नहीं दे सकते वहाँ। तो मुझे पता था कि कश्मीर का जो मसला है वो डिक्लासिफाई तो कभी होना नहीं है। तो फिर हमने ये तय किया कि इस पे काम करना चाहिए हम, पर किस तरह की फिल्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएं या विवेक कुछ भी नहीं हुआ तो सिर्फ बुक लिखे उसके ऊपर, या फीचर फिल्म बनाए या वेब सीरीज़ बनाए, इसके बारे में हमारी प्लानिंग चल रही थी। और तब हम जाके सब लोगों से मिले, जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय से जब हम मिले जाके, उनकी जब कहानियाँ सुनी, उसके बाद तो मतलब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। आप कभी बैठ के अगर वो कहानियाँ सुने तो आपका मतलब कांप उठेंगे आप। मैंने जब एक लैपटॉप पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं किताब वाला प्रोग्राम, बुक शो, तो राहुल पंडिता की जो किताब है तो ऐसे बहुत पढ़ रखा था, बचपन से अलग अलग टुकड़ों में पढ़ रहे थे। पनून कश्मीर के पैम्फलेट पढ़े थे उन्होंने, बहुत लगातार वो लोग भी काम कर रहे हैं। क्या नाम उनका, अग्निशेखर भी, और ये सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो वो आइडिया था, लेकिन जब आप वो किताब पढ़ते हो राहुल पंडिता की, तो एकदम से आपको बहुत सारे ह्यूमन फेस मिल जाते हैं कि श्रीनगर में रहते वक्त क्या हुआ, रैनावाड़ी में क्या हुआ, फिर जम्मू के कैंप में उन लोगों की ज़िंदगी कैसी बीती, और अब भी वो कैसे जो जिक्र आता है एक जगह फिल्म में। मैं अब जो फिल्म को लेके बात हो रही है उनके कुछ बिंदुओं पे आना चाहता हूँ। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी कि आपने कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। कश्मीर के मसले पर आप बात करेंगे तो जैसे आपने मकबूल भट्ट का जिक्र किया, आसिम रेफरेंस आया, और वो आप ही का वॉइस ओवर था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। टॉपिक चेंज हो गया ना जी जनाब। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका मतलब मैं व्यू लेना चाहूँगी, फिर हम आते हैं वाइंड अप भी देंगे कि क्या आपको लगता है इस तरीके से किसी के ऊपर कोई आप बीती हो, वो भी इतना ज़्यादा मतलब क्रूरलिटी, इतनी ज़्यादा जुल्म, इतना ज़्यादा जबर हो किसी पे, और किसी के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो जाए और उस बात को आप दबा दो, सिर्फ ये देखते हुए कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको हम उठाएंगे तो फसाद बर्पा होगा, इसको दबा लेना चाहिए, तो वो इतनी जाने, जो मासूम जाने गई हैं, क्या उनके साथ इंसाफ किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री जो है बहुत हिम्मत का काम किया, बिल्कुल, बहुत हिम्मत का काम किया, बहुत हिम्मत का काम किया। और कई लोगों को जो कि जर्नलिज़म से हैं या मीडिया से हैं, इस बारे में पता भी होगा, जिक्र भी हुआ होगा। जैसे उन्होंने एक पंडित ने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से जिक्र किया था इनसे, तो इस तरह से शायद उन्होंने कईयों से जिक्र किया होगा। फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि आप भी अगर नहीं सुनेंगे हमारी तो फिर कौन सुनेगा, आप हमारी लास्ट होप। तो इसका मतलब है कि कईयों को इस बारे में पता चला भी होगा और सोचा भी होगा कि इस पर हम बनाएं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हुई। तो सबसे पहले तो जितना भी इन्हें अप्रिशिएट करें, बिल्कुल इनको दाद देनी चाहिए, जितना भी, तो ये बहुत हिम्मत का काम, बहुत हिम्मत की बात है। और सबसे बड़ी बात, आपके माल पर आ रही हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आपकी ये फेम पे, आपके कैरेक्टर पे, आपके काम पे, आपके प्रोफेशन पे आती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि क्या है यार, माल तो आने जाने वाली चीज़ है, दोबारा कमा लेंगे, प्रोफेशन का क्या है, दोबारा टिक जाएंगे, दोबारा अपना स्टेटस बना लेंगे। लेकिन जब सवाल आपकी जान का हो तो आप बहुत सहम जाते हो, और सिर्फ आपकी जान का नहीं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन पर रिस्क लेकर आवाज़ उठाओ, आप उन पर रिस्क लेकर इस तरीके की एक मूवी बनाओ जिसमें आपको पता हो कि टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 32 साल से आवाज़ नहीं उठी है, और आज हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये नहीं पता था, मैं समझ रहा था कि इंडिया में तो एक
मतलब जैसे एक फिल्म आती है और पंडितों के फेवर में है जो वहाँ पे इश्यूज हुए थे, तो वहाँ पे तो मतलब है कि कोई इशू नहीं है इस फिल्म को लेकर। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में तो इशू हो रहा है। पाकिस्तान में तो इस फिल्म को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा के नाम से इसको लिया जा रहा है इस फिल्म को पाकिस्तानी मीडिया में। लेकिन ये है कि इंडिया में भी इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पहलुओं पे बात हो रही है। मुझे ये नहीं पता था इस पे इसमें, यानी कि इस तरीके से कि वो कह रहे हैं कुछ पार्ट से सहमत हैं और कुछ पार्ट के ऊपर उनको भी एतराज़ है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है। अब इस पे तो बात शुरू कर रहे थे वो, नहीं, पहले भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग कुछ एग्री हैं तो कुछ डिसएग्री है, कुछ कह रहे हैं ये हिस्सा सही है, ये गलत दिखाया गया, कुछ कह रहे हैं ये सही दिखाया गया तो वो गलत दिखाया गया, तो मतलब एक मिक्स्ड राय आ रही है लोगों। अभी पूरी वीडियो मज़ीद पड़ी है तो उस पर आगे देखते हैं क्या बात होती है। लेकिन जितना हम इसको सोच रहे हैं कि 2 से 3 पार्ट्स में करें ताकि ये कि इस पे बात करना भी आसानी हो और पूरी वीडियो देखने के बाद उस पर मेरे ख्याल में कुछ बातें मिस ना हो जाए हमसे, तो स्टेप बाय स्टेप करने से ये होगा कि इस पर रिएक्शन दिया जा सके। तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म में कोई भी चीज़ इनकी अपनी मर्ज़ी से शामिल नहीं हुई होगी। उसकी वजह ये कि ये एक रियलिटी दिखानी थी, इन्होंने एक हकीकत दिखानी थी और उसके लिए इन्होंने कई साल तक सिर्फ़ और सिर्फ सर्च में लगा दिए, लोगों से मिलने में लगा दिए, एविडेंस इकट्ठे करने में लगा दिए, रियल लोगों से मिले जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुए थे। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की तो बहुत बात होती है लेकिन कश्मीरियों से बात नहीं होती। बहुत गहरी बात है ये कि कश्मीरियों से हमने, जिनके ऊपर गुजरी है, जिनकी आप बीती है, हमने उनसे जा के बात की। हमने उनके माँ बाप पे गुजरी थी। कुछ बता तो रहे वो हिमांशु के बारे में जो कह रहे थे कि उसको तो पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप की डेथ हुई कैसे थी। उसको बताया गया वो तक भी छुपाया गया। एक एक्सीडेंट के थ्रू हो गई थी, एक मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारे पेरेंट्स का, जबकि उनकी बहुत ज़्यादा पीड़िता के साथ में मौत हुई थी और वो उसको खुद भी खबर नहीं थी, उसको भी बाद में पता चलता है। बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक तो ये है कि एक हकीकत दिखाई और जो गुज़रा पंडितों पर वक्त वो बताया। अच्छा, एक पिक्चर जो है इस फिल्म की सबसे ज़्यादा वायरल है जिसमें वो चावल, ये अनुपम खेर के चेहरे पे जो ब्लू कलर है ना, तो वो उन्होंने क्लियर किया कि क्यों मैंने ये साइन यूज़ किया विष्णु के ऊपर, कि विष्णु का ये साइन है ब्लू कलर। सही। तो उन्होंने उसको मतलब है कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये सारा गेम ही तो मज़हब का था ना, सारा गेम ही तो पंडितों का था, सारा इशू ही यही था। तो उन्होंने फिर उनको लॉजिक समझाने के लिए बात की। और बाकी ये कि वाकई हिम्मत का काम और बहुत रिसर्च से किया और बहुत ही हकीकत पर मबनी है, इसमें मिलावट हो भी नहीं सकती थी क्योंकि दुनिया को जवाब देना है। हमेशा मैं यही सोचती थी कि कश्मीर में जो पंडितों के बारे में आपने जैसे कहा था वो जन्मों से वहाँ आबाद थे, तो मैं यही सोचती थी कि एक साथ इतने सारे पंडित, उनकी पूरी कम्युनिटी वहीं क्यों आबाद थी। मतलब इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही हमें इतना ज़्यादा। तो अभी आज पता चला हमें कि उन्होंने बताया कि वो एक वेदों का एक गढ़ था, समझे, कश्मीर, ठीक है। जैसे नालंदा थी तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया था, खिलजी ने जला दिया था, राख कर दिया था, तो फिर ये था गढ़। बिल्कुल। तो और अब जब वो, जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे आबाद थे इतने सौ सालों से, कितने सौ सालों से होंगे मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है। तो अब आप जब उनको निकालोगे और फिर बाद में उनके ऊपर ही ताने कसे गए कि आप तो भगोड़े हो, आप तो भाग निकले। कई लोगों ने मतलब है कि उनको ही तंज किया। एक तो गलत हुआ, ऊपर से आपको आप एक तो आप साथ नहीं दिया कुछ किसी जैसे वो कह रहे हैं ना, मैंने तो उनको देखते साथ ही कहा आप तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो, इतने लंबे चौड़े हो, इतने हट्टे कट्टे हो, सही सेहतमंद हो, लगता नहीं आप पे आप पीड़ित हुए हो। तो इसी तरीके से उनको बड़े ताने मिलते होंगे कि आप तो कायर थे, आप भाग निकले, आप तो भगोड़े थे। तो उन पे क्या बीतती होगी कि एक तो जुल्म भी सहा, ऊपर से ताने भी हम ही सुनते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हमने तो अपनी मासूमियत, हमने तो अपने रिलीजन को लेकर, अपनी एक तरबियत को लेकर, अपनी मासूमियत को लेकर ही हम हार गए एक तरीके से। कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन ये कि इस फिल्म के बाद मैं कहता हूँ कि उन्हें भी बहुत हौसला मिला होगा, बहुत हिम्मत आई होगी। और एक और चीज़ है कि ये बात भी थोड़ा सा सोचने की है कि बात मुस्लिम और हिंदू की है, ठीक है। यहाँ पे बात है कि हमारे जो साथ जो हुआ है वो छुपाया गया। मतलब ये नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, वो तो हुआ, वो तो सब कुछ हुआ। लेकिन मज़े की बात, बहुत हैरत अंगेज़ बात, बहुत ही नाकाबिले यकीन बात
कि ये चीज़ आने वाली नस्लों तक नहीं पहुंची। अच्छा, वो एक और बात कह रही हूँ कि नहीं 7-8 फिल्में जब उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने देखी, हमें ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो मैं कहने लगी कि भाई ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो करना था जो दिखाना था वो दिखा चुके हैं, और हमने बड़ी फेमस मूवीज़ 8-10 फेमस मूवीज़ तो मैंने खुद भी देख लिए कश्मीर के हवाले से, तो अब हम मज़ीद हम क्या दिखाएंगे। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मंजरकशी अब की गई है ये उन मूवीज़ में नहीं की गई थी, उनमें इसको छुपाया गया था। हर दफ़ा किताबों में भी, लेक्चर्स में भी, बुक्स में भी, एजुकेशन में भी, हर जगह पे इस टॉपिक पर, इस इशू पर बात ही नहीं हुई है। अच्छा, और एक और बात, हम मीडिया के थ्रू जो सुन लेते हैं, हम हुकूमत से जो सुन लेते हैं, जी हुकूमत का ये बयान आ गया, हुकूमत ने ये कहा था और मीडिया ने ये कहा है, मीडिया हमें ये दिखा रहा होता है, तो हम बस यकीन कर लेते हैं। जिस पे बीतती है हम उससे तो जाकर एक दफ़ा पूछें कि उस पर क्या बीती थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो हमने देखा हो सकता है वो नहीं हुआ कुछ और। जैसे उन्होंने बोला कि हमने डोर टू डोर गए, खाना खाया, वहाँ पे टाइम स्पेंड करा, क्योंकि वो जल्दी नहीं खुलते, जाहिर सी बात है। कोई मुझसे आके मेरे बारे में मेरा एक बहुत भयंकर अतीत पूछेगा तो मैं कैसे उसे बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो इस टेंशन है, कौन है, क्या है, किस लिए आया, क्या इंटेंशन है उसकी, तो वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है। वो ये कह रहा है मेरे लिए तो मुमकिन नहीं था, मर्द होने की वजह से, जाहिर सी बात है। जिसकी माँ का रेप हुआ है तो वो तो मुझे तो नहीं बताएगा ना। तो फिर वो गई हैं, उन्होंने डोर टू डोर गई हैं, हर किसी के घर में जाके पूछा है, जिन पे गुजरी है उनसे थोड़ा सा क्लोज हुई है, उनसे बातचीत की, तो वो खुले हैं। वो इस हद तक सहमे हुए थे कि वो खुल भी नहीं रहे थे। मज़ीद इस वीडियो में हमें मालूमात मिलनी है, लेकिन मैं सबसे पहले तो इनकी रिसर्च को बता दूँ कि इन्होंने बाकायदा जिनके साथ गुजरी उनसे ही मालूमात ली। 1.5-2 साल की रिसर्च, 4 साल की रिसर्च, 4 साल। और क्या कहते हैं कि अगली जो फिल्म या अगला जो प्रोजेक्ट है उसकी भी रिसर्च को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो चुका है, ठीक है ना। नहीं, वो इससे पहले जो एक मूवी आई थी ना, वो कह रहे थे तब 1.5 साल हो चुका था मुझे इसकी रिसर्च को। ठीक, हाँ, तो लेकिन इसकी टोटल 4 साल की इनकी रिसर्च है टोटल इस फिल्म की। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो इस पार्ट में जो अभी तक हमने रिएक्शन देखा है हमने, कि सबसे पहले तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च की और अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया। ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता था। और बाकायदा इन्होंने ख़ुद फाइनेंस की, कोई भी फाइनेंस करने को तैयार नहीं होगा। ये तो एक क्रिएटिविटी, ये तो खुराफात है। ये वो चीज़ नहीं है कि मैं इससे कमाऊँगा, ये तो वो चीज़ है कि बस मेरा मन किया और मैं करूँ। और आइडिया कहाँ से मिला, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये तो ये हो गया कि हकीकत को सामने लाऊं। और जहाँ से इन्हें जो मिला उनको क्रेडिट भी दिया, जहाँ से जो अच्छा सीन लोगों से लिखवाए, फिर उन्होंने उनके सीन। वो कह रहे हैं कि जो यूनिट में जो लोग मेरे साथ काम करे, जो म्यूजिशियन था, जो पोइट्री कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला, क्योंकि वो कश्मीरी थे, लिख के लाओ, तो मैंने उनसे बोला एक सीन आप लिखो। उनसे बेटर कौन बता पाएगा, उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया है ना, उनको तो पता है उनके अबाउट दैट। तो आप लिखो, मैं उसको बिल्कुल काटे पीटे बगैर एज इट इज़ वैसे ही डाल दूंगा। और वो बता भी देते कि एक सीन वो जो हर जानवर खा लेता है, वो वाला सीन भी उन्होंने कहा कि वो मेरे उन्होंने ही लिखा था। अच्छा, मैं एक बात की बड़ी दाद दूंगा इन्हें, मतलब इंडिया के फिल्म स्टार जो हैं या डायरेक्टर हैं, किसी ने अगर कोई काम किया है, किसी का वो क्रेडिट है, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो क्रेडिट खा जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई लिखता है, किसी का नाम होता है। आपने देखा था कोक स्टूडियो था, कौन सा था, अभी जो एक लड़की ने किसी को अपनी धुन भेजी थी, अपनी एक कंपोजिशन भेजी थी, तो आगे किसी और पे उन्होंने चला दी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ ड्रामास मैंने देखे हैं जिसकी स्टोरी लिखी किसी और ने, लेकिन राइटर के नाम में कोई और है, नाम कोई और आ रहा है, यानी कि वो बिक गई है, क्या हो गया है। होता ये है कि कोई अपना आइडिया देता है या लिख के भेजता है, चैनल्स वाले रख लेते हैं, लेकिन वो नया बंदा होता है, उसके नाम पे ड्रामे बिक नहीं रहे होते, तो फिर वही स्टोरी किसी बड़े राइटर को दी जाती है, तो क्लेम नहीं करते। तो असल में सुनता कौन है, कौन सुनेगा, क्या प्रूफ है। आपने अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट किसी को दे दिया या आइडिया दे दिया, तो आपके अल्फाज चेंज कर दिए, ड्रामे का नाम चेंज कर दिया। आपने जो हमें स्क्रिप्ट किया था उसका नाम ये था, ठीक है। अब मैंने जो उसको चेंज करवा दिया, उसका नाम ही चेंज कर दिया। स्क्रिप्ट सेम टू सेम है, कुछ लाइनें चेंज कर दी, कुछ थोड़ा सा अल्फाज चेंज कर दिया। एक बड़े राइटर ने उसको चेंज कर दिया, ड्रामा चल रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। आपके ड्रामे में तो लड़की मर जाती है या तो नहीं मरी, आपके ड्रामे में तो ये होता है, हमने तो ये कर दिया। आपके ड्रामे में नाम एजाज है, हमने तो फारूक कर दिया। तो ये है कि किसी का क्रेडिट देना भी बड़ी दिल की बात है। एक चीज़ वो बता रहे हैं कि पल्लवी जी ने ये किया, पल्लवी जी ने रिसर्च की, उनसे जाके मिली। ये उनकी बड़ी हिम्मत की बात है कि अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसका मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं तो कहूँगी पल्लवी जी का भी बहुत बड़ा दिल है, हिम्मत है
कि जान हथेली पे रखकर, मैं तो कहूँगी ऐसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं जान हथेली पे रख के, और जान तो जान वही कि नहीं, मुझे तो बच्चों का भी था। मैंने ऐसे नहीं करा कि हम दोनों मियाँ बीवी कुछ भी कर लें और वहाँ पे भुगतना हमारे बच्चों को पड़े। तो मैंने कहा कि फैमिली के साथ हम लेकर चलेंगे। सबने डिस्कस करा, सब एग्री हुए, तो फिर हमने इस प्रोजेक्ट को करने में भी मैंने तो उनको जितनी रिस्पेक्ट दी जाए कम है, क्योंकि वाकई हिम्मत का काम, एक बहादुरी का काम होता है और अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाने वाला काम है। मज़ीद इस फिल्म के बारे में आगे पार्ट्स में पता चलेगा, इनके इंटरव्यू में मज़ीद आगे चलेगा। दूसरी बात ये है कि हम ये फिल्म कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट सारे कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो हमने भी ये देखना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे। मैंने देखी नहीं है, मतलब कंप्लीट मूवी नहीं देख रही है, कुछ मतलब वो आ रहे हैं, वो नहीं सीन्स आ रहे होते हैं, थोड़े पार्ट्स में डाल देते हैं। हाँ बस वही। तो ये आप लोग अपने कमेंट्स में ये बताओगे कि कहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट मूवी हो। लेकिन ये कि वाकई बहुत ही तजस्सुस है, किस तरह से क्या मतलब हर कोई देखना चाहेगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इसके नेगेटिव पहलू को भी देखना चाहिए कि कहीं नफरतें हम दोबारा तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं लोगों के दिलों में इंतकाम वाली चीज़ें तो ना पड़े, दूसरी चीज़ों को भी गौर करना चाहिए कि हकीकत बताते बताते भी इंसान इस तरह बताए कि नफरतें ना बढ़े। खैर मज़ीद आगे देखेंगे क्या है, इनकी डिस्कशन चलती है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।